बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएस सेमेस्टर 1 जो है फ़िज़िक्स का, इसमें वेव्स ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स वाला जो पोर्शन है उसका वेव्स वाला जो चैप्टर 2 है उसका आज हम कर रहे हैं जनाब लेक्चर नंबर 8। और इसमें हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स और इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकली हम एक रिलेशन बनाएंगे, condition for constructive and condition for destructive interference. जी आप टॉपिक अपना देख रहे हैं, इंटरफेरेंस हमारा टॉपिक है। ये एक तरह से लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसमें हमने इंटरफेरेंस के बारे में बताना है कि इंटरफेरेंस क्या होता है। साथ ही साथ इंटरफेरेंस की जो दो काइंड्स हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके बारे में भी बताना है। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन के लिए आप सिर्फ एक चीज़ याद रखेंगे कि व्हेन टू waves of same frequency, same wavelength, same traveling in the same direction, सेम एम्पलीट्यूड की कंडीशन भी लिख सकते हैं। उनका एम्पलीट्यूड भी फर्ज करें सेम है। traveling in the same direction meet, the result is interference. Result is interference. तो ये है जनाब हमारा आज का टॉपिक जो है उसका मेन पार्ट। When two waves traveling in the same direction with the same frequency, same amplitudes, same wavelength, ठीक है, traveling in the same direction, then the result is इंटरफेरेंस। ये है हमारे इस टॉपिक की डेफिनेशन के मेन पॉइंट्स। अच्छा, इंटरफेरेंस जो है इसकी दो काइंड्स होती हैं। कितनी काइंड्स होती हैं? दो काइंड्स। टू काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस। फर्स्ट इसकी काइंड है जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सेकंड काइंड है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन दो काइंड्स को हमने अब डिफाइन करना है और उसके बाद हम इंटरफेरेंस की कंडीशन बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन देखी और उसके बाद इंटरफेरेंस की ये जो दो काइंड्स हैं इनको हमने देखना है। जी, अगर दो वेव्स आपस में इस तरह से मिलें, कि वो इन फेज हों। क्या हों? इन फेज। देखें, इन फेज़ का मतलब ये है कि इनका आपस में फेज़ डिफरेंस ज़ीरो हो, या इस तरह से फेज़ डिफरेंस हो कि क्रस्ट पे जाके पड़े एंड ट्रफ पे जाके पड़े। इसी तरह
अगर दो वेव्स आपस में ऐसे मिलें कि वो एक दूसरे के साथ आउट ऑफ फेज हैं। आउट ऑफ फेज का मतलब है क्रस्ट ऑन ट्रफ एंड ट्रफ ऑन क्रस्ट, यानी क्रस्ट ट्रफ पे जाके पड़ रहा है और ट्रफ क्रस्ट पे जाके पड़ रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम बारी बारी देखते हैं। फर्ज करें जी, एक वेव और दूसरी वेव इस तरह से मिल रही हैं। फर्ज करें ये फर्स्ट वेव है, इसके सामने ये सेकंड वेव है। अब देखिए, आप गौर करें, इन दोनों का क्रस्ट, ये देखें, ये क्रस्ट आमने सामने है और इन दोनों का ट्रफ जो है वो भी आमने सामने है। ये जो दो वेव्स हैं ये आपस में असल में इन फेज मिल रही हैं। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका भी क्रस्ट और ट्रफ बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को ऐड करके आया है। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इसी तरह से अगर दोनों वेव्स आपस में इस तरह से मिलें कि एक का क्रस्ट है और दूसरी का ट्रफ है, फर्ज करें इसे मैं y1 कह देता हूं और इसे मैं y2 कह देता हूं। अब देखें, y1 जो है वो तो x एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल से ऊपर है और y2 जो है वो नीचे है इक्विलिब्रियम लाइन से। तो y2 की वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे और जब रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो वो y1 माइनस y2 करके आएगा। अब अगर तो y1 की वैल्यू बड़ी है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर y2 की वैल्यू बड़ी है फिर नेगेटिव आंसर आएगा। अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो इस जगह पर ट्रफ बनेगा और अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो इस जगह पर क्रस्ट बनेगा। फर्ज करें y1 की वैल्यू बड़ी है तो फिर इस जगह पे क्रस्ट बनेगा और नेक्स्ट आपके पास ट्रफ आ जाएगा। लेकिन इस क्रस्ट की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि बड़ी छोटी वैल्यू बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस करके आंसर आया है, यहाँ पर चूंकि ऐड करके आंसर आ रहा था तो इसलिए रिजल्टेंट वेव जो है उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। यहाँ चूंकि माइनस करके आंसर आ रहा है इसलिए रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड की वैल्यू में कमी आ गई है। So this is constructive interference and this one is destructive interference। तो ये था थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो अब शुरू होने वाला है। अभी तो हम जस्ट इंट्रोडक्शन कर रहे थे। सबसे पहले आपने इंटरफेरेंस की डेफिनेशन दी, उसके बाद आपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताया। अब हम आ जाते हैं जनाब अपनी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की तरफ। इसमें हमने दो वेव्स को कंसीडर करना है। सबसे पहले आप ये देखें, हम कंसीडर कर रहे हैं कि दोनों वेव्स जो हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, उनकी वेवलेंथ आपस में सेम है और फ़र्ज़ करें उनके फेजेस में कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एक के फेज़ एंगल को या फेज़ कांस्टेंट को φ1 कह दिया और दूसरे के फेज़ कांस्टेंट को φ2 कह दिया। और यहाँ पर नीचे दोनों की अलग अलग साइनोसॉइडल वेव्स को हमने कंसिडर कर लिया। इससे पहले हम एक लेक्चर में साइनोसॉइडल वेव का फॉर्मूला भी बना चुके हैं। तो दोनों की अलग अलग हमने, एक का जो फेज़ कांस्टेंट है वो φ1 कंसिडर कर लिया और दूसरे का फेज़ कांस्टेंट φ2 कंसिडर कर लिया। अब चूंकि ये दोनों वेव्स जो हैं ये इंटरफेयर कर रही हैं, सुपरपोज हो रही हैं और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक हम इनके जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। जब आप उनको ऐड कर देंगे तो फिर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी। यहाँ से Ym को आप कॉमन निकाल लें, अंदर आपके पास साइन ये वाला और साइन ये वाला आ जाएगा। ये वाला जो Ym आप देख रहे हैं ये असल में कॉमन आ चुका है तो इसको यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए जी। ये वाला जो Ym आपको नज़र आ रहा है, दिस शुड नॉट बी हियर।
अच्छा जी, अब हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सॉरी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा वाला, और वो कुछ इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। ये जो नीचे फार्मूला आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो नीचे फार्मूला लिखा आपको नज़र आ रहा है, तो हमने क्या किया जी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह साइन, ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 है, और इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। तो जहाँ पर माइनस है वो अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को उसने उसके साइन को उल्टा दिया है। अब आप देखिए साइन वाला जो फंक्शन है ये वाला, यहाँ पर kx और ये वाला kx जो है ये ऐड हो जाएंगे, 2kx बन गया। इसी तरह माइनस ओमेगा टी और ये वाला माइनस ओमेगा टी मिलकर बन जाएंगे माइनस 2 ओमेगा टी। अब जब हमने इस नीचे वाले 2 को अलग किया तो यहाँ पर इनका 2 जो है वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया। इसी तरह ऊपर माइनस को कॉमन लिया, माइनस को कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर 5 1 प्लस 5 2 बन गया, और इसको अलग से 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि नीचे ये वाला 2 है, ये 2 दोनों से अलग अलग डिवाइड होगा। kx और माइनस ओमेगा टी के साथ चूँकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास ये बच जाएगा। राइट साइड पे आप देखें, ये kx माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये कैंसिल हो जाएंगे, ओमेगा टी माइनस और प्लस वाला कैंसिल हो जाएंगे। ये 5 2 पहले लिख लिया और ये 5 1 बाद में लिख लिया माइनस के साथ, ठीक है। ये जो 5 2 माइनस 5 1 है, इसे हम डेल्टा 5 का नाम दे देते हैं, और उसको हमने थोड़ा सा शुरू में लिख लिया इस तरह से, 2ym शुरू से चलता आ रहा है और साथ cos डेल्टा 5 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह यहाँ पर आपको 5 1 प्लस 5 2 डिवाइडेड बाय 2, ये जो एवरेज एक नज़र आ रहा है, एवरेज वाला फैक्टर, इसे हम 5 प्राइम का नाम दे देते हैं। ये एक नया फेज कांस्टेंट है, और साथ साइनोसॉइडल जो वेव फॉर्म है जो इस फार्मूला के मुताबिक बनेगी वो भी हमने लिख लिया, 2ym इंटू कॉस डेल्टा 5 डिवाइडेड बाई 2। ये जो डेल्टा 5 है इसे आप बोलेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, ये दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस है। अच्छा, जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म आई है, जो ऊपर आपको ये वाला रिलेशन नज़र आ रहा है रिजल्टेंट वेव फॉर्म का, रिजल्टेंट वेव फॉर्म में आप देखें इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये तो सेम होंगी, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है। देखें, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो वही चलती आ रही हैं, फ्रीक्वेंसी का फैक्टर वही ओमेगा चलता आ रहा है, वेवलेंथ जो है जो जिसका ताल्लुक वेव नंबर के साथ होता है ये भी सेम होगा, बट एम्पलीट्यूड जो है, अब इस फैक्टर का एम्पलीट्यूड ये सारा है, ये सारा जो इस इक्वेशन के शुरू में साइनोसॉइडल फंक्शन के कोफिशिएंट के तौर पे लिखा हुआ है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म है इसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी और मिनिमम कब आएगी। सबसे पहले यहाँ पर हम मैक्सिमम की जो कंडीशन है वो बनाने लगे, और देखें अगर हम रिजल्टेंट वेव फॉर्म की मैक्सिमम वाली कंडीशन बनाने लगे हैं तो दूसरे अल्फाज में हम किस इंटरफेरेंस की बात करने लगे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है जी, तो ये हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करने लगे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस पूरे फैक्टर का आंसर मैक्सिमम क्या आ सकता है। देखिए, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, और वो कब हो सकता है, अगर हम कॉज फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम पुट कर दें। इसकी वैल्यू मैक्सिमम या तो +1 होती है या -1 होती है। अगर आप +1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा +2y, अगर आप -1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -2ym। और ये कब आएगा, जब कॉज फंक्शन की वैल्यू प्लस या -1 होगी। अब +1 कब आती है, जब एंगल जो है वो 0 डिग्री हो। -1 कब आती है, जब एंगल पाई हो।
दोबारा से +1 कब आती है, जब एंगल 2 पाई हो, -1 कब आती है, जब एंगल 3 पाई हो, अप टू सो ऑन। तो ये सारे एंगल्स हमने यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर नीचे जो 2 है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, यहाँ 2 पाई आ गया, यहाँ भी 2 पाई आ गया, यहाँ भी 2 पाई आ गया, यहाँ भी 2 पाई आ गया, और बाहर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये देखें ये लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये इंटीजर हैं, और ये इंटीजर जो है उसको हम किस नंबर से जाहिर कर रहे हैं, किस सिंबल से जाहिर कर रहे हैं, m के साथ। सो डेल्टा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, यानी अगर 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल फेज डिफरेंस होगा तो दोनों वेव्स आपस में इस तरह से मिलेंगी कि क्रस्ट की जगह पे क्रस्ट, ट्रफ के साथ ट्रफ जाएगा, और दोनों कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव फॉर्म इज मैक्सिमम हैविंग द वैल्यू +2 ym when two identical waves traveling in the same direction have phase difference of integral multiple of 2 pi। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं कि दोनों वेव्स इन फेज हैं। तो ये वही वाली सारी बात हम रिपीट कर चुके हैं। देखिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में ये एक रिलेशन होता है जो सामने आपको लिखा नज़र आ रहा है। डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा जो है उस वेव की वेवलेंथ है। इसको अगर हम पाथ डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो फेज डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हम यहाँ से पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालना चाहें तो लैम्डा इधर ले जाएं, ये बन जाएगा आपके पास लैम्डा इंटू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये आपके पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम पाथ डिफरेंस की कुछ ऐसी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं corresponding to the phase difference like this। इस फेज डिफरेंस की वैल्यूज़ को पुट करके हम इस तरह का पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब गौर कीजिए, डेल्टा फाई को 2 पाई से आपने डिवाइड करना है और लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। ये डेल्टा फाई है, इसे 2 पाई से डिवाइड करें, क्या बनेगा 1, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 2 लैम्डा, ये आ जाएगा 3 लैम्डा, ये आ जाएगा 4 लैम्डा। यानी सिंपली आपने 2 पाई की जगह लैम्डा पुट करते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आपका पाथ डिफरेंस का आंसर आ गया। अब हम चलते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड पर, और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो है वो कितना हो सकता है, 0। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम एम्पलीट्यूड की। मिनिमम एम्पलीट्यूड, या हम अब बात कर रहे हैं असल में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक हो गया जी। तो ये है हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन का सारा काम। यहाँ पर जैसे पीछे हमने cos डेल्टा फाई ओवर 2 की जगह +-1 पुट किया था, अब हम इसकी जगह 0 पुट कर देंगे, यानी मिनिमम एम्पलीट्यूड या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो 0 आंसर कॉस फंक्शन कब देता है, 90 डिग्री पे या π/2 रेडियंस पे, 270 डिग्री पे या 3 π/2 रेडियंस पे। इसमें आप इसी तरह से 2 पाई, इसमें आप इसी तरह से पाई ऐड करते जाएं। 3 π/2 में पाई ऐड करें, 5 π/2 बन जाएगा। 5 π/2 में मज़ीद पाई ऐड करें तो आपके पास बन जाएगा 7 π/2 अप टू सो ऑन। इसको चलते चलाते अगर हम लेके जाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड वी पुट m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। अगर आप m की जगह 0 पुट कर देंगे, ठीक है, m की जगह 0 पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे,
तो आपके पास ये सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर हम m की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास सबसे पहले आएगा π/2, चेक कर लें। अगर हम m की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3π/2। अगर हम m की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 5π/2 अप टू सो ऑन। इसी तरह नीचे वाली 2 अगर कैंसल आउट हो जाएं तो फिर यहाँ पर पाई के साथ 2π बन जाएगा। यानी आसान अल्फाज में मैं ये कह रहा हूँ, इस 2 को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ गया 1π, 3π, 5π, 7π अप टू m plus half multiplied by 2π. So this is the required path difference for the amplitude of resultant wave to be minimum. यानी अगर पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस इतना रखा जाएगा दोनों वेव्स के दरमियान तो वो आपस में आउट ऑफ फेज मिलेंगी, और आपस में जब आउट ऑफ फेज मिलेंगी तो रिजल्टेंट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम आएगा। इसे आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी कह सकते हैं। आप गौर करें, ऑड मल्टीपल ऑफ, ये देखें 1, 3, 5, 7, ये ऑड फंक्शन का फॉर्मूला बनेगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी कह सकते हैं। और जनरलाइज करके इस फार्मूला को आप कैसे लिख सकते हैं, इस फार्मूला को m प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2π। और जैसे हमने ऊपर पाथ डिफरेंस निकाला था उसी तरह यहाँ भी पाथ डिफरेंस बिल्कुल इसी फार्मूला के मुताबिक हम निकाल सकते हैं। पाथ डिफरेंस इज़ इक्वल टू, जैसे मैंने ऊपर किया था, ये आप देखें, लैम्डा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2π, लैम्डा डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2π। ठीक है, तो इस तरह से आप पाथ डिफरेंस की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और आप गौर करें पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, और इसको जनरलाइज करके ऐसे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखें m की वैल्यूज़ क्या है, ऑल इंटीजर्स, जैसे आपने पीछे m की वैल्यूज़ पुट की थी। तो ये है आपका इंटरफेरेंस वाला टॉपिक। मैं एक नज़र आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको लेक्चर जो है वो रिवाइज हो जाए। सबसे पहले आपने इंटरफेरेंस की सिर्फ डेफिनीशन लिखनी है, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दें। 2 काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद आगे चल के आपने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करनी है। 2 वेव फंक्शंस हमने कंसीडर किए साइनोसॉइडल वेव के लिए। फेज डिफरेंस हमने दोनों के दरमियान लिया φ1 माइनस φ2, और फिर इसको लेके चले, फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास जो एम्पलीट्यूड का फार्मूला आया था वो ये था। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द फार्मूला फॉर एम्पलीट्यूड, और इसको आगे लेके चले और हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशंस आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में एक एक बात की समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।